इस कहानी की शुरुआत होती है एक माउंटेन के ऊपर से, जहां पर बर्फ पड़ी होती है। वहीं पर एक नदी होती है जो कि बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है। और यहीं पर नदी के बीचों बीच हमारे हीरो को दिखाते हैं, जिसका नाम मिंग है। मिंग उस नदी के ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। वह यहाँ पर बॉडी कल्टीवेशन के मेथड को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मिंग अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी की कल्टीवेशन वाली नर्व्स को किसी ने काट दिया है। और ये किसने किया है, ये आपको आगे थोड़ी सी देर बाद पता चल जाएगा। बर्फ गिरने की वजह से वहां पर नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। खून को जमा देने वाले ठंडे पानी में मिंग यहाँ पर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वह पानी के अंदर पंच मारता है और कहता है, मैंने किसी से सुना है कि अगर हम अपनी बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक को परफेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें की गैदरिंग ग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, हमें की को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बॉडी कल्टीवेशन से ही हम ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। मिंग पानी से बाहर निकल आता है। उसके कपड़ों पर भी बर्फ पड़ी होती है। वह अपने कपड़ों को झाड़ते हुए पहन लेता है और साथ ही कहता है, हालांकि बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए यह वाला तरीका सबसे ज्यादा क्रूर है और सबसे ज्यादा आसान भी है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। जितना ज्यादा मैं ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करूंगा, उतना ज्यादा मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। और मैंने तो यहां तक सुना है कि बॉडी कल्टीवेशन के इस मेथड को यूज करने पर, अगर हम ठंडे पानी में बैठकर बॉडी कल्टीवेशन की इस टेक्निक को यूज करते हैं तो हम लोग 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इस बात से मिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वह आसमान की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए 20 साल की उम्र काफी है। मुझे बस अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है। एक बार मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला ले लूं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं 20 साल तक जिंदा रहता हूं या नहीं। मिंग उस ठंडे पानी से निकलकर वापस अपने गांव की तरफ चला आता है, लेकिन जैसे ही वह गली में से गुजर रहा होता है, सारे देखने वाले उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जरा देखो तो सही, यह रहा जीनियस मिंग। लगता है ये फिर से माउंटेन के ऊपर ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होगा। पता नहीं इस लड़के को समझ क्यों नहीं आती। यह एक लूजर है और लूजर को लूजर ही रहना चाहिए। चुपचाप बस बैठो, खाना खाओ और सो जाओ। तुम्हें यह सारी हार्ड ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। मिंग उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है, और साथ ही वह हमें बताता है कि वह कौन है और आखिर यह सारे लोग उसके बारे में इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं। मिंग कहता है, मेरा नाम मिंग जी है और मैं जी क्लैन में पैदा हुआ। मेरा जी क्लैन इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा क्लैन है। शुरुआत में मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे, लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने मैपल लीफ सिटी के किसी एक बड़े आदमी से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से उस बंदे ने मेरे दोनों पेरेंट्स को, मेरे मॉम और डैड को मार डाला। उन दोनों के मरने के बाद मैंने यह फैसला किया कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। मैंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं, ताकि उनकी मौत का बदला ले सकूं। मिंग कहता है, उस वक्त जब मैंने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था तब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी और मैं वाकई में एक जीनियस था। सभी लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। आज से तकरीबन 6 महीने पहले तक इस पूरे गांव में, हालांकि मेरे अपने जी क्लैन में भी, ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं था जो कि मेरे लेवल का हो। यानी मेरी कल्टीवेशन उन सबसे ज्यादा हाई थी, मेरे बाकी के कजन से भी ज्यादा हाई। इसी वजह से तो सारे लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। मिंग के 2 कजन हैं, एक का नाम जैन जिंग है और दूसरे का नाम जैन जियोंग है। जैन जिंग बड़ा है। जैन जिंग से कहता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही महीने में मिंग तुमसे आगे निकल जाएगा। उसकी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। अगर तुमने आज ही इसको यहाँ पर नहीं रोका तो कल को यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जैन जिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि यह मेरे लिए मसला बन सकता है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, मिंग बाहर एक दरख्त के नीचे आराम से लेटा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला कैसे लूंगा। मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा वीक है, मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ, पता नहीं कब मैं इतना स्ट्रांग होऊंगा। वहीं पर लेटे लेटे घास के दरमियान उसकी नजर एक फूल पर पड़ती है। वह एक स्पेशल फूल होता है। उस फूल का नाम रेड ड्रैगन ग्रास होता है। मिंग जल्दी से भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे जमीन से उखाड़ लेता है और कहता है, यह वाला पौधा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मिंग उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अगर मैं इसे सैंड पाउडर के साथ यूज करता हूं तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उस फूल को अपने हाथ में पकड़कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है, चलो वापस चलकर इससे मेडिसिन बनाता हूं। लेकिन वह वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जाओ जिंग होता है। जाओ जिंग अपने कुछ लोगों के साथ वहां पर आए होता है। जाओ जिंग उसे कहता है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम इतनी जल्दी में कहां पर जा रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई यहां पर तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम यहां से भाग रहे हो। मिंग जल्दी से अपने रेड ड्रैगन फूल को पीछे की तरफ छुपा लेता है और उसे कहता है, ब्रदर जेजिंग, तुम यहां पर क्या करने के लिए आए हो। जिन जिंग उसे कहता है, मैंने सुना है कि आजकल इस पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा है। बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि तुम 6 महीने के टाइम में मुझे रिप्लेस कर दोगे। तुम तो मुझसे भी बड़े वॉरियर बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन दिन ब दिन हाई होती जा रही है। तो अब तो तुम यह भी कहोगे कि मुझे तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। मिंग उसे कहता है, बड़े भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी भी कंपीट नहीं करना चाहता। मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूं ताकि अपनी मॉम डैड की मौत का बदला ले सकूं। जैन जिंग ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी मुझसे कंपीट ना कर पाओ।
मिंग उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, यह तुम क्या करने वाले हो? और साथ ही जेनजिंग अपने लोगों से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को इतना मारो कि उसकी सारी नर्व्स को काट दो ताकि यह फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी को कल्टीवेट ना कर सके। और फिर वह सारे लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं पर दिखाते हैं कि उसके ऊपर कोई अटैक करता है, जिसकी वजह से मिंग की सारी मेरिडियंस कट जाती हैं और मिंग फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी में की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और यहीं पर उसने कहानी फिर से शुरू कर दी। जियांगजी, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। तुमने मेरी मेरिडियंस को काट दिया ताकि मैं कभी भी की को कल्टीवेट ना कर सकूं। साथ ही तुमने मेरे रेड ड्रैगन फ्लावर को भी चोरी कर लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से अब मुझे इस तरह के बॉडी कल्टीवेशन मेथड को यूज करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, जियांगजी, मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन जिमेंशन का दिखाया जाता है। जिमेंशन तो काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन हमारा हीरो मिंग जी मेंशन में नहीं रहता। जी मेंशन के साथ में एक छोटा सा कॉटेज होता है, वहां पर हमारा हीरो रहता है और यहीं पर इसके सेकंड कजन की एंट्री होती है, जो कि एक नौकर के साथ आता है। यह नौकर जियांगजी का है। वह नौकर आती है, दरवाजे के ऊपर टिक मारता है और दरवाजा खोल लेता है। वे दोनों अंदर आ जाते हैं, जबकि मिंग भी घर के अंदर ही बैठा होता है। वो उन दोनों को यहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जियांगजी उसको कहता है, हेलो मेरे लिटिल ब्रदर, यहां पे तुम्हें जीनियस मिंग कहूं? तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है जैसे तुम फिर से ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे थे। तुम्हारी बातें तो मुझे बहुत ही बुरी लगती हैं। जियांग उसको कहता है, तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए। तुम्हें यह सब कुछ पता होना चाहिए कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, कभी वह दाम पर नहीं आ सकता। जैसे कि जूता जो कि हमेशा पांव में रहता है, उसे कभी सर पे नहीं रखा जाता। जियांग के साथ उसका जो नौकर होता है वह भी काफी बड़ा कमीना होता है। उसने अपने हाथ में एक बाउल पकड़ा होता है जिसके अंदर एक मछली रखी होती है और वह बहुत ही बासी और सड़ी हुई मछली होती है। यानी कि वह लोग अपना खाना खाने के बाद जो भी बचा हुआ खाना होता है वह सारा उस बाउल के अंदर रखकर उसके पास ले आते हैं। जियांग उसको कहता है, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया, कचरे के लिए कचरा लेकर आए हैं, जल्दी से इसे खा लो। नौकर उसे कहता है, चलो जल्दी से इसे खा लो, मुझे बाद में बर्तन भी धोने हैं। उस नौकर का नाम सैरनो होता है। मिंग उसको कहता है, सैरनो, क्या यह तुम्हारा आइडिया था कि मुझे बचे कुचे खाने और इस तरह की बासी खाना देने का? सैरनो उसे कहता है, तो क्या अगर मेरा आइडिया था तो क्या तुम मुझे मारोगे? मिंग आगे बढ़ता है और उस बाउल को उठा लेता है और साथ ही उसके मुंह पर आंखें पटक मारता है। क्योंकि उस बाउल के अंदर मछली रखी हुई थी, मछली के बहुत सारे कांटे उसके बेचारे के चेहरे में दस जाते हैं और वह चिल्लाना शुरू कर देता है। इस बात से सैरनो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वह मिंग को यूज करते हुए मिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन मिंग जल्दी से साइड पर हो जाता है और साथ ही अपना घुटना झुकाकर अंदर मारता है, जिससे उसके अंडे फूट जाते हैं। मिंग गुस्से के साथ उसे कहता है, दोबारा अगर कभी तुम इस तरह का बचा कुचा खाना मेरे लिए लेकर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात में तुम्हें छोड़ देता हूं। जियांग चिल्लाते हुए मिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने हमारे नौकर पर तुमने अटैक किया? लगता है कि तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मिंग उसको कहता है, जियांग, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो फिर तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो और फिर देखते हैं कि कौन किसको मारता है। मिंग की यह वाली बात सुनने के बाद वह सोच में लग जाता है और कहता है, जब से इस कमीने के पेरेंट्स मरे हैं तब से इसने कभी भी गिव अप नहीं किया। यह हमेशा अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है। यह जानता है कि बड़े भाई जिंग ने इसकी मेरिडियन को ब्लॉक कर दिया है, अब यह कभी अपनी की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी यह हमेशा ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है। इसे लगता है कि अपनी को स्ट्रांग बना सकता है, जहां पर इसके हाथों से थोड़ी सी बेइज्जती करवा लेना अच्छा है, बजाय इसके साथ फाइट की जाए। मुझे नहीं पता इसकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, कहीं यह मुझे मार ही डाले। जियांग उससे कहता है, तुम बस यहीं पर इंतजार करो, तुम्हें पता है ना यह किसका नौकर है? यह जिंग का नौकर है, वह तुमसे इस बात का बदला जरूर लेगा। और साथ ही जियांग सैरनो से कहता है, सैरनो, चलो यहां से चलते हैं और जाकर जिंग को बताते हैं। उनके चले जाने के बाद मिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस जिंग को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी रेड ड्रैगन ग्रास को चोरी किया, मेरी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया ताकि मैं कभी भी अपनी की को कल्टीवेट ना कर सकूं। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का होता है। मिंग को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसके पेट से आवाज आ रही होती है। वह आगे बढ़ता है और अपने बर्तन के अंदर चल के चेक करता है कि वहां पर चावल पड़े हुए हैं या नहीं, लेकिन उसके पास सारे चावल खत्म हो चुके होते हैं। मिंग कहता है, मेरे पास तो सारे चावल खत्म हो गए, लगता है मुझे फिर से गांव में जाकर चावल रिका लाने पड़ेंगे। मिंग अपना बैग उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर की तरफ जा रहा होता है, वहीं पर एक सूखे में दरा के नीचे एक भिखारी बैठा होता है। वह भिखारी उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ओ ये लड़के, क्या तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो? मिंग उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वह भिखारी उसे कहता है, हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, जहां पर तुम्हारे अलावा और कौन है? मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही है, जैसे कि तुम किसी से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रांग बना सकता हूं कि तुम किसी से बदला ले सकते हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अगर तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो तो तुम जाओ जाकर बेक्यू मांग रहे हो, जाओ जाकर अपने लिए कुछ कर लो। वह भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे सफर नहीं आ रही, यह मेरी हॉबी है, मुझे भीख मांगने का शौकर है, लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान लड़के जिसकी मेरिडियन को किसी ने काट दिया हुआ है, जो कि अपनी की को कैदर नहीं कर सकता, वह आज न कल मेरी तरह भीख मांगेगा। मिंग उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है,
इसे मेरे बारे में कैसे पता है कि मेरी मेरिडियंस को कट कर दिया गया? कहीं यह मांगने वाला वाकई में कोई महान मास्टर तो नहीं है जो कि यहां पर भिखारी के रूप में आया है? वह भिखारी मिंग से कहता है, आज रात जब चांद आसमान पर चमकेगा, सबसे ऊंचे वाली पहाड़ी के ऊपर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। रात के वक्त आसमान पर चांद निकल आता है। मिंग अपने ही कॉटेज में लेटा होता है और वो सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इस भिखारी पर यकीन करना चाहिए? वैसे भी मेरे पास तो खुद के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसकी बात मानता हूं और वहां पर चला जाता हूं तो क्या होगा? चलो देखते हैं। मिंग अपने कॉटेज से बाहर निकल जाता है। वह पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उसे वह भिखारी मिलता है। वो कहता है, तो तुम आ गए, चलो मेरे साथ आओ। भिखारी आगे आगे चलना शुरू कर देता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं। मिंग उसको कहता है, हम लोग कहां पर जा रहे हैं? यहां पर तो बहुत ज्यादा ठंड है। तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो? भिखारी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो कि देर से बातें कर रहे हो। चलो चुपचाप मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं और उसके टॉप के ऊपर चले जाते हैं। भिखारी उसे कहता है, चलो जल्दी से यहां पर बैठ जाओ। मिंग वहां पर जाकर बैठ जाता है। भिखारी उसे कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी मेरिडियंस को कट करने से पहले तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन थी। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने कहा था कि तुम मेरी किस्मत का हाल बताने वाले हो। चलो मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है कि तुम्हारी यह वाली जो बॉडी है यह इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। और साथ ही वह अपने हाथों पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसके माथे की तरफ अपने हाथों को पकड़ाता है और उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है। जैसे ही वह मिन के ऊपर स्पेल कास्ट करता है, मिन की बॉडी वहीं पर हैंग हो जाती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। मिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं पा रहा। वह पूरा भिखारी आगे से और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। असल में यह बूढ़ा भिखारी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। भिखारी हंसते हुए मिंग से कहता है, आज से तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है, तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूं। इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी तुम यहां पर मरने वाले हो। भिखारी उसे कहता है, पहले मैं जनरल हुआ करता था रोजमिंच कंट्री का, लेकिन बहुत सारे बुरे लोगों के चलते उन सब लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला। मैं सिर्फ अकेला ही बचा। मैं उन सारे लोगों के हाथों से वहां से तो बचकर आ गया। मैं काफी अरसे तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन अचानक मुझे एक स्क्रोल मिला जिसके अंदर एक एंशिएंट टेक्निक लिखी हुई थी जिससे मैं अपनी बॉडी को रीइंकार्नेट कर सकता था, वह भी किसी की बॉडी में। मैंने उस टेक्निक को यूज करते हुए हीवनली अर्थ के अंदर रिसीव की बॉडी ले ली और 30 साल तक मैं उसी की बॉडी में रहा। 30 साल की इस अरसा में मैं हेवनली अर्थ मार्शल आर्ट एकेडमी का मैनेजमेंट का हेड बन गया। लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था। मैंने हेवनली अर्थ मार्शल आर्ट एकेडमी के बहुत सारे राज और बहुत सारी टेक्निक्स को चोरी कर लिया। जब मैं उन चीजों को चोरी करके वहां से भाग रहा था, वहां के कुछ सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मेरे पीछे लग गए। मैंने उन सबसे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि उन सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ने मेरे पर अटैक किया था। वहां से भागते हुए रास्ते में मुझे एक भिखारी की बॉडी नजर आई जो कि मरने की स्टेज पर था क्योंकि वह बहुत ज्यादा भूखा था। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बॉडी को दोबारा से रीइंकार्नेट कर लिया और उसी भिखारी की बॉडी में चला गया और तब से मैं इंतजार कर रहा हूं कि कभी मुझे कोई अच्छी बॉडी मिलेगी। और फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। मिंग उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बॉडी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। मेरी तो मेरिडियंस को कट कर दिया गया है। मैं तो की को भी कैदर नहीं कर सकता। भिखारी उसे कहता है, इसे बार बार अपनी बॉडी कहना बंद करो। अब यह बॉडी मेरी होने वाली है और वह भी बहुत जल्दी। और साथ ही वो अपने पास एक छोटी सी बॉटल निकालता है और कहता है, इस बॉटल के अंदर एक पिल रखी हुई है जिसको ब्लेसिंग पिल कहते हैं। उस स्पेशल पिल को खाने से हम लोग अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं, यानी कि हमारी मेरिडियंस फिर से रन हो जाएंगी। ये पिल वाकई में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार मैंने तुम्हारी बॉडी में आने के बाद इस पिल को खा लिया तो तुम्हारी बॉडी मेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी साबित होगी और अगले कई सालों तक मुझे नई बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंग उसे कहता है, लेकिन एक ना एक दिन तुमने जो कुछ भी किया है इस सब का तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भिखारी उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा? इस कंट्री में वीक के लिए कोई भी जगह नहीं है। वीक को हमेशा कचरा और लूजर समझा जाता है। सिर्फ स्ट्रांग ही सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। इसी वजह से तुम्हारे साथ यह सब कुछ हो रहा है। तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। भिखारी उस पिल को अपने हाथ में निकालता है और कहता है, तुम इस पिल को डायरेक्टली अपने मुंह से नहीं खा सकते। मुझे इस पिल को तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर रखना होगा। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इससे मरोगे नहीं। मिंग आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरे दिल के अंदर एक पिल रखने की बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी को ओपन करने के बाद मेरे दिल के अंदर पिल रखने से मैं बच जाऊंगा? मुझे अभी छोड़ दो, वरना तुम सीधे जहन्नुम में जाओगे। तुम बहुत ही बुरे और ईविल हो। मिंग चूंकि वहां पर बैठा हुआ है, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। वह भिखारी अपनी हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और साथ ही अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ लगता है। जैसे ही वह उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी की पावर को रिलीज करता है, वहां पर एक जबरदस्त की पावर निकलती है और उसी वक्त मिंग के हार्ट के अंदर दिखाते हैं। वह पिल उसके हार्ट के अंदर चली जाती है। वह स्पेशल पिल जिसका नाम ब्लेसिंग पिल है,
उसके अंदर बहुत सारे डेविल्स की आत्माएं हैं और सारी आत्माएं भी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। भिखारी के उस पिल को उसकी बॉडी के अंदर प्लानिंग करने के बाद मिंग बेहोश हो जाता है। भिखारी कहता है, मेरा पहले वाला स्टेप तो काम कर गया, अब सेकंड स्टेप की बारी है। भिखारी हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसके माथे पर उंगली लगाते हुए कहता है, चलो फिर करते हैं। और साथ ही भिखारी की बॉडी नीचे गिर जाती है, यानी कि भिखारी की जो सोल होती है वह मिन की बॉडी के अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद मिन अपनी आंखें खोलता है। मिन को, यानी वह भिखारी को, वो अपनी आंखें खोलता है। भिखारी अपनी हाथ की तरफ देखता है और कहता है, यह वाली बॉडी तो उस भिखारी की बॉडी से बहुत ज्यादा अच्छी है। भिखारी आगे बढ़ता है और उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से कुछ चीजें निकालने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ रुक जाता है। वह कहता है कि इस लड़के का सॉल्व बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको शॉर्ट टाइम में इसकी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि इसकी सोल के ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी होना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मिंग कहता है, मेरे पास बहुत सारा टाइम होने वाला है। सबसे पहले मुझे अपने इस गोल्डन प्रेशर को अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। वो उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से एक गोल्डन क्लो निकालता है और कहता है, यह वो स्पेशल खजाना है जो मैं चोरी करके लाया हूं। उस क्लो को अपने हाथ के ऊपर रखता है और साथ ही उस क्लो के ऊपर अपना ब्लड डालता है ताकि वो उसको अपना मास्टर मान ले, और साथ ही भिखारी उस क्लो को पहन लेता है। उसका नाम डिवाइन गोल्डन क्लो होता है। तब वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। भिखारी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, यह तो वाकई में डिवाइन वेपन है और यह बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। भिखारी कहता है, मैंने 30 साल अपने जाया किए हैं सिर्फ इस चीज को चोरी करने के लिए। आज फाइनली मैंने इस चीज को पहन लिया है। लेकिन यहीं पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि यहां पर किसी तीसरे बंदे की आवाज आती है जो एक फेरी होती है, जो इस डिवाइन वेपन की गार्डियन है। और वो फेरी कहती है कि ब्लड सैक्रिफाइस बिल्कुल परफेक्ट रहा है, हमारे इस डिवाइन क्लो को उसका नया मास्टर मिल चुका है। फेरी उनसे कहती है, तुम्हारी आवाज किसकी है? क्या तुम इस क्लो की फेरी गाइड हो? लेकिन वो फेरी गाइड कहती है, मास्टर मिंग की बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल सोल है, इसे अभी भी डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये मास्टर मिंग की सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। भिखारी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? मैंने तुम्हें पहना है, तो मास्टर तो हमारा मैं हूं, मिंग नहीं। वो फेरी गाइड उससे कहती है, लेकिन इस क्लो के ऊपर जिसने अपना ब्लड डाला है, मेरा मास्टर वो है, यानी कि मेरा मास्टर मिंग है, तुम नहीं। भिखारी आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे 30 साल लगे हैं इस क्लो को चोरी करने में, तो मुझे इस तरह से मार नहीं सकती। और साथ ही मिंग की बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो फेरी गाइड उस भिखारी की सोल को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। वो भिखारी वहीं पर मर जाता है। भिखारी की सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद मिंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद मिंग को होश आता है। मिंग उठता है, बैठ जाता है और कहता है, इस भिखारी ने तो मेरी बॉडी ले ली थी, लेकिन वो फिर से अपनी बॉडी के अंदर कैसे हूं? ये कैसे हो सकता है? मिंग को सिर्फ फेरी गाइड की आवाज आती है। वो उसे कहती है, मास्टर। मिंग उसे कहता है, कौन है यहां पर? कौन मुझे मास्टर कह रहा है? इसी वक्त मिंग के सामने एक छोटी सी फेरी आती है और वो कहती है, मास्टर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस डिवाइन क्लो की फेरी गाइड हूं और मेरा नाम बिनी है। बिनी उसे कहती है, जितने भी इस तरह के डिवाइन वेपन्स हैं उन सभी के साथ इस तरह की फेरी गाइड होती है, जो कि अपने मास्टर के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है, इसीलिए मैं इस डिवाइन क्लो की फेरी गाइड हूं। मिंग उनसे पूछता है, बिनी, क्या तुम्हें पता है कि वो बुरा आदमी कहां पर चला गया जिसने मेरी बॉडी ले ली थी? बिनी उसे कहती है, उसकी सोल को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, हालांकि उसने इस डिवाइन क्लो को आपकी बॉडी के साथ अटैच किया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसके अंदर एक स्पिरिट हो सकती है जो कि उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिंग अपने इस डिवाइन क्लो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, अब मेरे हाथ में की वाली प्रेशर लग गई है, क्या मैं इसको वाकई में रख सकता हूं? क्या मैं इसका मास्टर हूं? बिनी उसे इस गोल्डन क्लो के बारे में बताती है कि इस गोल्डन क्लो को हमारे पैट्रियार्च ने बनाया है, जिसको स्काई रूमर भी कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस क्लो को वक्त की शुरुआत से पहले बनाया गया था, जब इंसानों को भी बनाया भी नहीं गया था। जब वो इस क्लो को बना रहा था तो उसने मार्शल आर्ट के डीएन, यानी कि मार्शल आर्ट के गार्ड की कोर को इसमें यूज किया था। और इसके अलावा उसने इस क्लो को बनाने के लिए तो बहुत कुछ डाला था। ये सब कुछ डालने के बाद वो 3 बड़ी दुनियाओं में गया, जहां से उसने 49 किस्म के अलग अलग सब्सटेंस को ढूंढा, और वो सारी चीजें ही डिवाइन वेपन्स थीं। उन सबको भी उसने इस क्लो के अंदर शामिल कर दिया। उसे इस क्लो को बनाने में पूरे 3000 साल का अरसा लगा। मिंग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तो इसका मतलब ये डिवाइन वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है और ये फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बिनी उसे कहती है, हाँ मास्टर, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये डिवाइन वेपन है, और जिसके पास भी ये होगा वो फ्यूचर में बहुत कुछ हासिल करेगा, क्योंकि इसके अंदर विस्प ऑफ डेस्टिनी है और मार्शल आर्ट के गार्ड का कोर भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले उस बेगर ने तुम्हें एक ब्लेसिंग पिल खिलाई थी, जिसकी वजह से तुम अपनी की गैदरिंग को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। और मैं तो तुम्हारे साथ हूं ही, मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी, और उसके बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि मैं इस भिखारी के हाथों से मरने वाला हूं और मेरी बॉडी को भिखारी ले लेगा, लेकिन मेरी किस्मत तो वाकई में चमक गई। मेरे हाथ में डिवाइन वेपन लग गया है और साथ ही मुझे ब्लेसिंग पिल भी मिल गई। बिनी उसे कहती है, मैं तुम्हें एक और बात बताती हूं। उस भिखारी की बॉडी में, उसके कपड़ों के अंदर एक और स्पेशल चीज है। इसके पास एक स्क्रोल है जिसका नाम स्काई रोमेंग सूत्र है। उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं जिनको तुम कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। मिंग आगे बढ़ता है और उसके कपड़ों के अंदर से स्क्रोल को निकाल लेता है। बिनी उसे कहती है, इसके अंदर डिवाइन लेवल का एक सूत्र है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं, तुम उनको कल्टीवेट कर सकते हो,
ये सिर्फ ह्यूमनल ही अर्थ के क्वालिफाइड बंदे को ही दिया जाता है। मिंक काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, यह तो डिवाइन लेवल का सूत्र है। अगर मैं इसको बेचता भी हूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी जी फैमिली के पास जो फायर और वाटर वाला सूत्र है वो इतने ज्यादा खास नहीं है। ये बातें उनके सामने बहुत ही बड़ी तबाही हैं। बिनी उसे कहती है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन को तो पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया है। तुम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, ना ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मिंक आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है, बिनी, क्या तुम ऐसे मौके पर इस तरह की बातें करना बंद करोगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं? तुमने ये बात करके मुझे बहुत ज्यादा रुला दिया है। बिनी उसे कहती है, मैं सिर्फ एक स्पिरिट गाइड हूं, मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मिंक कहता है, अगर मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता। चलो भाई, ठीक है, मैं इसको बाजार में लेकर बेच देता हूं। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बिनी उसे कहती है, मास्टर, लेकिन तुम इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए तुम्हारी कटी हुई मैरिडियन को फिर से ठीक कर सकती हूं। तुम की को गैदर कर सकते हो, और साथ ही ठंडे पानी में बैठने की वजह से तुम्हारी बॉडी को जितना भी नुकसान पहुंचा है, मैं उसको भी हील कर सकती हूं। बिनी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है, ये सारी बातें तुम मुझे पहले ही नहीं बता सकती थी। तुम्हारी वजह से मुझे इतना बार रोना पड़ा, और ऊपर से बार बार मुझे मास्टर कहना बंद करो। क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती? तुम मुझे मिंक कहां करो। बिनी उसे कहती है, मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूं, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि लोगों को उसके नाम से कैसे पुकारते हैं। मिंक उसे कहता है, मैं तुम्हें जो भी कहूंगा तुम आगे से यही बहाना बनाओगे। चलो भाई, ठीक है, जो मर्जी करती रहो। मिंक उसे कहता है, चलो छोड़ो ये सारी बातें, जल्दी से मेरी मैरिडियन को फिक्स कर दो, ताकि मैं की को गैदर कर सकूं। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? बिनी उसे कहती है, यहां पर नीचे लेट जाओ। मिंक उसे कहता है, मिंकियों को लेट जाता है। बिनी उसे कहती है, तुम बस रिलैक्स करो, बाकी का सारा काम मेरा है। और साथ ही वो उसके माथे के ऊपर आकर बैठ जाती है। मिंक चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम अपनी शरीफ को मेरे चेहरे के ऊपर से हटाओगी? बिनी उसे कहती है, लेकिन क्यों? मिंक उसे कहता है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई दूसरा अपनी शरीफ को उठाकर उसके चेहरे पर रख दे। बिनी उसे कहती है, मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूं, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, तुम यहां पर बैठ सकती हो। मिंक हार मान लेता है और कहता है, चलो भाई, ठीक है, जहां मर्जी बैठ जाओ। बिनी उसके माथे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है, और साथ ही मिंक के हार्ट की तरफ दिखाती है। उसके हार्ट के अंदर जो पिल होती है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके हार्ट के अंदर उस पिल की वजह से जितने भी डेविल्स की आत्माएं हैं वो सारी भी दिखाई जाती हैं, जो कि पहले उसके दिल को ब्लॉक करके खड़ी थीं। अब वो सारी साइड पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रिलीज हो जाती हैं। मिंक कहता है, मुझे फाइनली फिर से महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी मैरिडियंस फिर से ठीक हो चुकी हैं, मेरी बॉडी के अंदर की कल्टीवेट हो रही है। कि कल्टीवेशन दोबारा मिलने के बाद मिंक कहता है, फादर, मदर, अब मैं कोई कायर नहीं रहा, मेरे पास मेरी पावर फिर से वापस आ गई है। अब दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मैं उन लोगों को जरूर मार डालूंगा जिन लोगों ने तुम लोगों को मारा था। मैं एक एक करके उन सब से बदला लूंगा जिसने भी मेरे पेरेंट्स को मारा है, या जो लोग भी मेरे पेरेंट्स की मौत में शामिल थे। और यहीं पर हमारी रिवेंज सीकर की एपिसोड 1 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट करके आपने जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।